बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। ये जो रिटन रिजल्ट आउट हुआ है, इसमें चंद एक चीज बड़ी अबनॉर्मल किस्म की सामने आई हैं। तो दो तीन बातें हैं जो मैं जिक्र करूंगा। एक तो ज्यादा सीरियस बात ये है कि एक स्टूडेंट ने मुझसे बात की कि वो स्टूडेंट कंपोजिशन में बहुत ठीक था, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज भी ठीक थी, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामर सारा कुछ ठीक था, और उस सब्जेक्ट के बारे में उसका नॉलेज भी था, लेकिन उसके मार्क्स ऐसे में आए 0। अब उसके लिए बहुत बड़ा ये एस्टोनिशिंग चीज है कि टॉपिक को, ये नहीं कि बिल्कुल टॉपिक नहीं वो शख्स जानता था, ये टॉपिक था कंट्रोवर्शियल इश्यूज विद रेफरेंस टू फेमिनिज्म। मैंने पूछा कि भाई आप बताएं कि उसमें क्या कुछ लिखा, ताकि हम ये आइडेंटिफाई करें कि 0 अवार्ड उस वक्त होता है जब एग्जामिनर ये समझे कि जो बात हमने पूछी है वो नहीं बयान की गई, खा वो कितनी भी खूबसूरत इंग्लिश में। तो जब मैंने वजाहत पूछी तो मालूम ये हुआ कि उस स्टूडेंट से किसी ने कहा था कि ऐसे के चूंकि 2500 अल्फाज होने चाहिए, तो रेलेवेंट चीजें जो थी कंट्रोवर्शियल इश्यूज वो चंद एक जेन में थी उस स्टूडेंट के, उसने लिख दिया। लेकिन अब उसको जेन में था कि मैंने 2500 अल्फाज पूरे करने हैं, तो उसने कहा कि फेमिनिज्म के बारे में जो कुछ मुझे मालूम था वो भी मैंने उसमें डाल दिया ताकि मुकम्मल हो जाए। कि 2500 अल्फाज उसके जेन में था कि जो इसकी लेंथ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरा एनालिसिस ये था कि एग्जामिनर ने जब उसके उस एरिया में वो गया कि ये इसने 5-6 पेज भर दिए उस आंसर से विच वाज नॉट आस्क फॉर, तो एग्जामिनर बहुत इससे ना वो फ्लेयर अप होता है और ये 0 मार्क हमेशा गुस्से में देता है, वरना वो 0 कभी नहीं देता। अगर आपका आंसर स्टैंडर्ड में क्वालिटी में लो है, अदरवाइज टू दी पॉइंट और रेलेवेंट है, कहीं डेटा में गलती है या इंफॉर्मेशन या एनालिसिस में वो जान नहीं है, जरा वीक एनालिसिस है, या आपकी रैशनलाइजेशन जो है उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपको कम मार्क्स देगा, 20, 25, 30 ऐसे दे देगा। लेकिन 0 वहां करता है जहां वो टेक्निकली नॉकआउट कर देता है आपको कि यू हैव नॉट आंसर्ड माय क्वेश्चन। तो बेटा पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि बी वेरी मच कॉन्शियस टू द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर। मैं बताऊं कि जाती तौर पर मैं कोई भी पेपर होता था जो सारी जिंदगी में ऐसे था, करंट अफेयर थे, पाकिस्तान अफेयर थे, ऑप्शनल थे, मैं मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन को एक तो पहले अच्छी तरह देखता था, 5, 6, 7 मरतबा देखता था इसमें पूछा क्या गया है, और अपने आप को कन्फाइन कर देता था उसी आंसर में। ना मैं इंट्रोडक्शन में कोई फालतू बात डालता था, ना दरमियान में, ना एंड में। जहां से बात की वहीं, जो उसने पूछा वहीं से। नंबर 2, जब आप फ्लो में होते हैं आप डेविएट कर सकते हैं फ्रॉम द रेलेवेंट पॉइंट और द एक्चुअल थिंग आस्क्ड फॉर। फिर उसके लिए मैं एहतियातन बार बार क्वेश्चन को देखता था, क्या मैं क्वेश्चन को ही रिस्पॉन्ड कर रहा हूं या डाइग्रेशन में चला गया हूं, और मैं 10-12 मरतबा अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन को देखता था, कंटिन्यूसली रिवर्टिंग टू द क्वेश्चन कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड फॉर, आई एम अलाइनिंग माई सेल्फ विद द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन और नॉट। तो मैं ये अलाइनमेंट पर बहुत मेरा जोर होता था कि मेरी अलाइनमेंट है क्वेश्चन से कि नहीं। अगर आप अलाइनमेंट से निकल गए तो उसने आपको बिल्कुल रिवार्ड नहीं करना पॉजिटिवली। और ये इंटरव्यू में भी चीज बड़ी अहम होती है। अगर आपको किसी ने सवाल किया है और इल्म नहीं है, वहां अच्छा आंसर सबसे होता है सॉरी सर। बीटिंग अबाउट द बुश, आप उनको डॉज नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये चीज, एक तो ये एक ब्लंडर नहीं कभी करनी कि जितनी वहीं आपके पास 2500 की बजाय 1000 अल्फाज का बना ऐसे वहीं खत्म कर दे।
इररेलेवेंट बात को लिखनी ऐसे समझें कि जैसे सिन है। अगर आपने रेलेवेंट जवाब दिया है, बहुत अच्छा क्वालिटी आंसर है छोटा, मुमकिन है वो आपको 40 मार्क्स दे दे। अगर उसको अपील की, बहुत स्ट्रांग दलीलें हैं, क्योंकि उसने जो 60 आपके माइनस किए हैं वो इसलिए दिए हैं कि लेंथ नहीं है, अदरवाइज आपने बातें सारी लिख दी हैं। एक बात। दूसरा ये हुआ है इस बार डीएमसी में कि पाकिस्तान अफेयर को बहुत कम मार्क्स मिले हैं। अब देखें, जैसे अभी स्टूडेंट ने बताया कि जी करंट अफेयर में बड़े अच्छे 71 के मार्क्स हैं, तो लेकिन उसके पाकिस्तान अफेयर में 20 हैं। इसमें दो वजूहात हो सकती हैं। यहां मैं समझता हूं कि जो एग्जामिनर है, मुमकिन है उसका भी जो लेवल ऑफ एवेल्युएशन है उसमें कोई डेफिशिएंसी हो। उसको हर सूरत हम ये नहीं कह सकते कि वो एक स्टैंडर्ड एवेल्युएशन का और बेस्ट एग्जामिनर है। ह्यूमन एरर का इम्कान है, वो उसका मुमकिन बैलेंस्ड अंदाज ना हो। इसलिए कि जो बंदा करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आंसर 70% के लेवल पर कर रहा है और एन ब्लॉक पाकिस्तान के लोग सारे के सारे पाकिस्तान अफेयर में पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस एग्जामिनर ने अपना माइंडसेट किस सतह पर रखा हुआ है कि उसको कोई बंदा अपील ही नहीं कर रहा। अब देखें, पहले साल गुजरे हैं, लड़कों की लड़कियों की जो अप्रोच होती है टुवर्ड्स पाकिस्तान अफेयर, आप कोई बता सकता है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कैंडिडेट्स के ज़हन में ड्रास्टिक चेंज आएगी विद रेफरेंस टू पाकिस्तान अफेयर? क्या बच्चों का ज़हन पाकिस्तान के बारे में ओवर 1 ईयर इतनी बुनियादी तब्दीलियां पैदा हो गई हैं कि वो पाकिस्तान के किसी एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने में नाकाम हो गए? कौन सी ओवर 1 ईयर ये तब्दीलियां आ गई हैं इनकी सोच में? जो पाकिस्तान अफेयर में अच्छे खासे मार्क्स लेते आ रहे हैं और इस साल एकदम ड्रॉप हो गए। कॉलेजों की तालीम का फर्क पड़ गया है, इंस्टीट्यूशंस की एजुकेशन का फर्क पड़ गया है, मेंटोर्स का लेवल डाउन हो गया ओवर 1 ईयर। यही हम देखते हैं कि एक साल यूएसए हिस्ट्री में लोग बच्चों के बड़े बड़े मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे साल एकदम डाउन हो जाते हैं। व्हाट इट मीन्स, किताबें बदल गई हैं यूएसए हिस्ट्री की, वही किताबें हैं, वही स्टूडेंट है, पिछले साल अच्छे खासे मार्क्स लिए, अगली अटेम्प्ट में एकदम डाउन हो गया। फिर इसी तरह क्रिमिनोलॉजी है, पंजाबी है, ज्योग्राफी है, कभी तो बिल्कुल टच करते हैं 70 मार्क्स, कभी 30 में आ जाते हैं। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा होता है एक एलिमेंट जो कि जहां स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, ये तो मैंने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। अब मुमकिन एग्जामिनर ठीक हो, स्टूडेंट क्या गलती कर सकता है कि बाज का क्वेश्चन जो हैं वो एनालिटिकल आते हैं और रवायती तौर पर इतने स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं होते। अब स्टूडेंट्स की तैयारी, चूंकि जो जिस एज ग्रुप के ये कैंडिडेट्स होते हैं, यंग होते हैं, नए नए इन उलूम में आए होते हैं, बेसिक्स जानते होते हैं, बहुत डीप एनालिसिस में अभी नहीं गए होते। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक ने पाकिस्तान स्टडीज का मास्टर किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है। कई सिंपल ग्रेजुएट हैं, सेकंड डिवीजन ग्रेजुएट हैं, तालीमी इदारे भी हमारे, उनका भी लेवल हम समझते हैं। तो वो मुमकिन है जो ज्यादा डीप क्वेश्चंस हों, या जिस तरह उन्होंने जैसे कहा कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज उठाने हैं फेमिनिज्म के। अब कंट्रोवर्शियल इश्यूज फिर आप देखना है 12 वर्ड में क्या है, थर्ड वर्ड में क्या है, और थर्ड वर्ड के अंदर पाकिस्तान में क्या है, और पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में क्या है। फीमेल जेंडर के साथ जो सलूक है उसमें वेरिएशन है, उसके राइट्स के हवाले से, इश्यूज के हवाले से। बैकवर्ड एरियाज में डिफरेंट इश्यूज हैं, अर्बन एरियाज के डिफरेंट हैं, तालीम के लिहाज से डिफरेंट हैं, लिगेसी के हवाले से डिफरेंट हैं, वर्ड के साथ एक्सपोजर उनका डिफरेंट हिसाब से है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है। तो बेशुमार एरियाज हैं। वो फिर जब बंदा ज्यादा उसकी जो बड़े लेवल पर इसको स्टडी करता है तो वो सारी चीजों को पेश नजर रखकर वहां लिखता है। और ये फिर प्रोफेसर या जो इंटेलेक्चुअल होते हैं
और एनालिस्ट होते हैं वो ही फिर ऐसे सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा बच्चा करता है जिसका एक्सपोजर ऐसे मेंटोर से है जो कि फिलोसॉफिकल हो अप्रोच में, एनालिटिकल हो, और वो अपने स्टूडेंट्स को वैसे भी तैयार करे कि जी इसके क्या क्या एवेन्यूज हो सकते हैं, और फिर उन सारे एवेन्यूज को रखने के बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे। तो लिहाजा ये डेफिशिएंसी कुड बी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट के क्वेश्चन जरा गहरे, वो उस तरीके से स्ट्रेट नहीं आ रहे, इसलिए कि कंपटीशन टफ होता जा रहा है, लोगों का नॉलेज और उनका एक्सपेंस ऑफ नॉलेज भी बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स का, उनका एक्सपोजर बढ़ता है, यूट्यूब का रोल है, मीडिया का रोल है, अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर रहे हैं और लाइब्रेरी को कंसल्ट करते हैं, पीडीएफ में अच्छी अच्छी किताबें उनको अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल फिर स्टूडेंट का जो लेवल है एनहांस हो रहा है। तो जहां कंपैरेटिवली तैयारी किसी की थोड़ी कम हो जाएगी, उसकी फिर एनालिटिकल एबिलिटी भी कम हो जाती है, वो उसकी असल रूप को नहीं पहचान सकता। और दूसरा फिर कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस या मेंटोर्स मेरे जैसे हैं, उनकी भी खामी है कि वो खुद कमज़ोर हैं उन चीज़ों में। जब वो खुद कमज़ोर हैं तो वो क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी एनालिसिस इंजेक्ट ही नहीं कर पाते स्टूडेंट्स में। तो ये भी सारी चीज़ें मिल मिलाकर, तो अब व्हाट इज द सोल्यूशन? अब हमको एपीएससी को तो मजबूर नहीं कर सकते कि मियाँ आप एग्जामिनर चेंज करें अगले साल, लेकिन जैसे कहते हैं कि हमने तो इस जंग में हिस्सा लेना है, हमने अटेम्प्ट करनी है, हमने पास होना है, आगे जाना है। तो मेरी तो सोच ये होती है कि अब हम तैयारी ज़्यादा ज़ोर शोर से करें, पाकिस्तान अफेयर्स को अच्छी तरह स्टडी करें, और जितने इसके क्रिटिकल इश्यूज हैं उसके बारे में जो वेरियस ओपिनियंस हैं सारे हमारे पास हों। जब भी इस पर देखो सवाल होगा, आप आसानी से उसके क्रक्स ऑफ द मैटर जो बिटवीन द लाइंस पूछा गया है वो आप समझ पाएंगे और उसको आंसर दे पाएंगे। बहरहाल मायूस होना नहीं चाहिए, और जैसे मैं कहता हूं, ट्राई टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, एक्सेप्ट दिस चैलेंज। उसका बेहतरीन आंसर ये है कि अपनी तैयारी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें और ज़्यादा स्टडी करें, और वैरायटी ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट जो करते हैं किसी भी इशू पर। हमारे पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, हमारा लिटरेसी प्रोग्राम है वो लो क्यों है, उसके बारे में क्या क्या व्यूज़ हैं, हमारे मुल्क में वुमेन स्टेटस जो है वो उसका लेवल क्या है, उसके इश्यूज क्या हैं, हमारी इकोनॉमी जो इस वक्त ख़ास तौर पर हमारा बहुत बड़ा इशू है, ये इकोनॉमी डाउन क्यों गई, इसी तरीके से डेमोक्रेसी क्यों डिलीवर नहीं कर रही, वेरियस ओपिनियन सामने लाएं। फिर जब इकोनॉमी पर सवाल जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा आए तो आप ना समझ पाएंगे उसको। तो जब आपका नॉलेज वसी होगा, स्टडी वसी होगी, फिर सवाल समझना भी आसान हो जाता है। अपनी जो भी स्टडी करें, किसी का एनालिसिस पढ़ें, अखबार में पढ़ें, या कहीं कोई और प्रोग्राम में देखें, या किसी बुक में देखें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसके जो की पॉइंट्स होते हैं या जिसको मैं एसेंशियल पॉइंट्स कहता हूं, उसको आप ब्रीफली एक कागज पर लिखते जाएं। कल को फिर आपने इकोनॉमी पर किसी का एनालिसिस देखा, उसने भी, हर बंदा देखे डिफरेंटली बात करता है। आप इकोनॉमी पर जितने भी इवन इकोनॉमिस्ट जितने हैं वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, ऐसे इस वजह से डाउन गए, इस वजह से डाउन गए। आप उनके पॉइंट्स को अपने उसमें ऐड करते जाएं। वो जो आपने 2 पेज रखे हुए हैं कि मैं इकोनॉमी पर जो भी पॉइंट होगा इसमें डालूंगा, अब चूंकि आपने 10 बंदों को सुन लिया, तो जब इकोनॉमी पर सवाल होगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि वो जो 10 बंदों ने और 10 सोर्सेज ने बात की है वो कुछ 11वें सोर्स की बात करे एग्जामिनर, ऐसे नहीं होता। वो इसी दुनिया में रहता है, इन्हीं को स्टडी करता है, इन्हीं को सुनता है, मुमकिन है इन्हीं में से एक बात करने वाला भी हो। तो जब वो देखेगा कि सारा ग्रैस्प कर रहा है, इन ऑल रेस्पेक्ट्स ग्रैस्प करने के बाद मैं जो पूछा है उसका भी जवाब दे रहा है, तो वो सर्टनली आपको रिवार्ड करेगा। और फिर जो दूसरी चीज है, जैसे कि मैं कहता हूं कम्युनिकेशन स्किल, तो जो ये जो दूसरा कैटेगरी है जहां नंबर आते हैं 20, 25, 30, 15, वो उनके आते हैं ज्यादातर जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है।
तो वो बेटा हमेशा मैं कहता हूँ ग्रामर को देखो, फिर ग्रामेटिकली आप करेक्ट होने चाहिए। एग्जामिनर को ये चीज बड़ी बुरी लगती है जब ग्रामेटिकल हर सेंटेंस में कोई ना कोई फ्लॉ हो। वो जब भी सेंटेंस पढ़ेगा कहता है कि ये तो, क्योंकि जो ये ऐसे है पर्टिकुलरली, ये दो चीजों का टेस्ट होता है। एक ये होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और एक अच्छी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, पूरा जवाब दे सकते हैं और अच्छी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ये दो चीजें चेक होती हैं। और तीसरी चीज ऑफ कोर्स के आंसर करेक्ट हो। तो करेक्ट आंसर इन ए बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स और एटलीस्ट एक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें बेशक वोकैबुलरी का लेवल उतना हाई ना हो, हाई साउंडिंग वर्ड्स ना भी हों, सिंपल वर्ड्स हों, और कॉमन यूजेज की जो वोकैबुलरी है वो आपके पास है, लेकिन वो एक एक्यूरेट छोटे छोटे सेंटेंसेस में अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपने बयान की हो, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और ये मैं बताऊं कि ये उसके पास होती है जो लिखता बहुत है। तो लिहाजा बात मैं यही खत्म करूंगा कि इन दीज कंपेटिटिव एग्जामिनेशन यू हैव टू स्टडी अ लॉट एंड इक्वली यू हैव टू राइट अ लॉट। और तरीका क्या है, जो आज आपने पढ़ा है उसको ब्रीफली लिखे बगैर आपने सोना नहीं है। तो दीज आर माय पॉइंट्स। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों के साथ चलकर और आखिर में ये दुआ करके कि ऐ अल्लाह, मुझे अब जो सही मैं कर सकता था मैंने कर लिया है, अब मुझे कामयाबी से सरफराज फरमा। तो